ओके, सो जितने भी 10th के बच्चे हैं, आई सेड सेल डिवीजन आज से हम शुरू कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. वी विल स्टार्ट टेकिंग ऑल द डाउट्स एंड एमसीक्यूज. हाउ मेनी ऑफ यू हैज सॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं. नो वन? शैल आई इमेजिन कि आप लोग बिजी हो अभी अपने एग्जाम्स में? Okay, if you haven't seen any questions, okay, Bhavya, you have seen, okay. मेरे पास, because I thought आप लोगों ने, yes, एमसीक्यू की है, सब्जेक्टिव नहीं की है. okay, so I thought कि मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किए होंगे, so I thought कि हम पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज इटसेल्फ. तो इससे क्या होगा, जो कुछ क्वेश्चंस जहां पे भी आप अटक रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, इसी बहाने हमारे थियरी भी रिवाइज हो जाएगी एंड पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा. फिर और डिटेल बाकी चीजें जो हैं और इन डेप्थ क्वेश्चंस या हायर लेवल क्वेश्चंस मैं स्लोली एंड स्टडीली दूंगी, जैसे जैसे अगर आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे. तो दिस इज जस्ट अ रिकॉल सेशन कि हम सिर्फ पुराने चैप्टर्स को वापस से रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ. तो इस सेशन में हम वही करते हैं. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. ओके, कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? यस मैम. ओके, सो लेवल 1, लेवल 2, लेट्स सी. टोटल आई थिंक 42 क्वेश्चंस हैं इस पूरे एमसीक्यू, इस पूरे चैप्टर के इन एमसीक्यू. तो वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज पॉसिबल. You all can take your time and one by one raise your hand and tell me all your answers. You can start by attempting first 6 questions. You can raise your hand, you can give your answer too. Or else you can mention in chat also. Those who don't want to come on call, आप chat में भी आपका आंसर लिख सकते हो. Okay, Bhavya is saying first का A. Okay, anyone else about any other questions? मैम सेकंड में अ क्रोमोसोम्स होगा या ए क्रोमोसोम्स ही होगा? Acrosome, word is correct, there is no mistake. Okay, third D. Okay. Rest of the students, you all have to participate. गलत तो गलत, but जो समझ में आ रहा है आपको, you have to answer. Let me tell you, these are very easiest questions. मैम माइक ऑन करके देना क्या? Sorry. चैट में डालना है आंसर की अभी मतलब बोलना है? Anything. If you feel comfortable कि आप mic on करके बोलना चाहते हो, you can speak, और else आप chat में भी लिख सकते हो. It's up to you. ओके मैम.
Noodle is saying question number 6 C. Okay. Okay, question number 5th answer is A. Okay. Okay, Nikhil has mentioned till 1 to 5. Okay, and 6. मैम मैंने पहले कर रखा था वो इसलिए डाली. Okay. चलो, let's discuss all the questions. Question number 1, what is a clone? I think जब मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में बताया था, ये भी बताया था कि क्लोन एग्जैक्टली क्या है. इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट तभी होगा जब वो पूरा का पूरा जेनेटिक सेट नेक्स्ट जनरेशन में आएगा. और वो पूरा जेनेटिक सेट नेक्स्ट जनरेशन में आने के लिए असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. इसलिए असेक्सुअली जो भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने क्लोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं. तो पहली चीज तो होमोजाइगोट. होमो का मीनिंग ही है सेम. तो सेम टाइप ऑफ प्रोजेनी, दैट इज द होमोजाइगोट. एंड असेक्सुअल मीन्स तभी तो सेम रेप्लिका नेक्स्ट जनरेशन में आएगी. अगर वो सेक्सुअल हो गया यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स कंबाइन हो जाएंगे. सो हेंस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर इज बी. आई एम हाईलाइटिंग ऑल द राइट आंसर्स. Then next is question number 2, एक्रोसोम. आई थिंक बच्चे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे. जब हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने ओवम और स्पर्म इन दोनों ही पार्ट्स को डिटेल में बताया था डायग्रामेटिकली कि ये दिखते कैसे हैं और इनके पार्ट्स का लेबलिंग क्या क्या है. सो जो स्पर्म है उसका टिप पार्ट, जो उसका हेड रीजन है, हेड, नेक एंड टेल, तो जो हेड पार्ट था उसका जो टिप रीजन होता है दैट इज नोन एज एक्रोसोम. इन्हीं के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्चुअली डिटेक्ट करते हैं कि ओवम कहाँ पे है. और इमीडिएटली जो पहला स्पर्म ओवम के साथ कनेक्ट होता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन करवा के एंटर करवाता है. सो दैट इज द ओनली मेथड जिसकी वजह से एंटरिंग हो पाती है. वो भी स्पर्म का सिर्फ हेड पोर्शन ही एंटर हो पाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पीछे डिटैच हो जाती है. सो द राइट आंसर इज डी. Next question. Okay, when is the sex of an offspring determined? So सबसे important answer है fertilization. तो उससे पहले अभी तक अब just moment fertilization होगा, उसी मोमेंट पता चल जाएगा क्या है पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का जेंडर. द रीजन कि वो पर्टिकुलर जो जेनेटिक सेट्स हैं वो ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं. अब कोई चेंजेस या कोई और पॉसिबिलिटीज या चांसेस अब बचे नहीं रहते. दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन या डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. मतलब क्या हो जाता है? सॉरी, क्लीवेज मतलब क्या हो गया? क्लीवेज मींस डिवीजन. जो जाइगोट है उसका डिवीजन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनने होते हैं. तो मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं बट वो एक दूसरे से डिटैच नहीं होते ना. वो एक पर्टिकुलर उनका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो अटैच रहता है, स्टिल असेंबल्ड रहता है. तो वो जो असेंबली है वो ऐसा अपीयर होता है कि पर्टिकुलर जाइगोट में क्लीवेज फॉर्म हो रहा है. दैट इज योर डिवीजन पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. जीन्स आर केमिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड. आई थिंक नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. तो जब आप फ्यूचर में बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री की फील्ड में भी आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के इंडिविजुअल जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं वो किन किन चीजों से बने हैं. हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड नाम के एक मटेरियल से बना है. न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या प्रेजेंट्स है? उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस्ड कुछ बेसिस अटैच्ड है प्लस फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. इन तीनों को कंबाइन करो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. वही न्यूक्लियोटाइड का मल्टीपल अरेंजमेंट, लॉन्ग अरेंजमेंट जो होता है इट मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो हेंस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इज बी. यस निखिल. मैम इसमें ऑप्शन नंबर डी एक बार एक्सप्लेन करोगे? लाइपोप्रोटीन. यस मैम.
लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या है, इट इज मॉलिक्यूल्स जिसका जो बेस है दैट इज प्रोटीन, बट उसका फंक्शनल ग्रुप इज लिपिड यानी फैट बेस्ड मॉलिक्यूल। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम केमिकल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं सो वी शुड अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इम्पोर्टेंट, पहले मैं डीएनए के इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं। अब डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। अब जिसमें डीऑक्सी राइबो क्या है, जो राइबो है इट इज नथिंग बट द राइबोज शुगर। इट इज अ 5 कार्बन शुगर, इसीलिए इसको पेंटोज भी बोलते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बायोलॉजी लो या ना लो, ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब। तो ये जो पेंटोज शुगर है इसके साथ अटैच्ड रहता है नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबो। मतलब इसका एक पार्ट है जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली हटा हुआ है, बाकी जगह क्या है इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम डीऑक्सी बोल रहे हैं। और ये पूरा ये जो शुगर है दैट इज अ 5 कार्बन बेस्ड शुगर। सो काउंटिंग आपको कहां से शुरू करनी है, फंक्शनल ग्रुप के बाद की इमीडिएटली। सो दिस इज 1 2 3 4 और इसके पास एक हैंगिंग कार्बन होता है दैट इज द 5th कार्बन। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है इस पे एक और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज द नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। नाइट्रोजन बेस्ड मतलब जैसे यहाँ पे इस पूरे साइकिल में हर जगह कार्बन प्रेजेंट था, वैसे ही इसमें इनके साइकिल्स में जो नाइट्रोजन होंगे उनके कॉम्बिनेशन होंगे। यही वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जिनको 2 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जाता है, वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पिरिमिडिन। सबने एटीपी सुना है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द करेंसी। तो ये जो एटीपी का एडेनिन है या एडिनोसाइन है दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओनली। और वो जो एडेनिन है वो क्यों हो पाया, क्योंकि उसका शायद नाइट्रोजन बेस्ड उस फॉर्म में था। तो ये 2 कैटेगरीज आ जाती हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की। अब ये जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है इनके भी बहुत सारे टाइप्स प्रेजेंट हैं, मीन्स इनके भी फर्दर टाइप्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी कैटेगरीज और इनके बहुत सारे डिफरेंशिएशंस हैं। सो मोस्टली प्यूरिन्स के केस में जो आता है दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन। आपने एटीपी अगर सुना होगा सो यू मस्ट आल्सो हैव हर्ड अबाउट जीटीपी। तो यानी ये हो गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन वैसे ही पिरिमिडिन का एग्जांपल दे देती हूँ, साइटोसिन एंड थाइमिन। और अगर डीएनए नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरएनए, क्योंकि ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, क्यों, इट इज राइबोन्यूक्लियाइक एसिड। अब राइबोन्यूक्लियाइक एसिड है मतलब शुगर कौन सा हो गया, अगेन राइबोस। तो ये जो राइबोस शुगर है इसमें डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं गया, ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है, इसीलिए राइबोन्यूक्लियाइक एसिड है। बट इस पे भी अटैच रहते हैं नाइट्रोजन बेस एंड दिस इज द 5th कार्बन। अब इनका अटैचमेंट क्या होता है, जो ये 3rd कार्बन होता है ये अपने इमीडिएट यानी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, यानी फॉस्फेट PO4 माइनस ये जो ग्रुप है ये अटैच कर पाता है। तो 3rd पोजीशन हमेशा दूसरे एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के 5th पोजीशन से बाइंड होती है। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है यानी नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों सेट को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और इनके लॉन्ग चेन्स होते हैं विच इज नथिंग बट दिस चेन। ये जो मैं हमेशा डायग्राम आपको दिखाती हूँ और बनाती हूँ, तो इसमें ये जो लॉन्ग थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ये बैकबोन इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड। और इनको आप जूम करोगे, इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, सो दिस इज द मॉलिक्यूल जो आपको हमेशा अपीयर होगा। ओके अब आरएनए में क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर दो बैकबोन्स नहीं होते, सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट इनके में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द स्ट्रक्चर, ये फॉर्म है। बट फॉस्फेट ग्रुप यहाँ भी कनेक्टेड है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक चीज बस बता दूं, इनमें भी यही प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, बट थाइमिन के जगह रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे यूरासिल। ये थोड़ा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हो गया। सो जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। सो दिस इज अबाउट होल न्यूक्लियोटाइड, दैट्स व्हाई उस क्वेश्चन का आंसर था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और लाइपोप्रोटीन क्या हो गए, लाइपोप्रोटीन मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें की प्रोटीन अब किन से बना है, अमाइनो एसिड। आई थिंक सबने अमाइनो एसिड सुना है। यस मैम।
सो अमाइनो एसिड को कंबाइन करो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का चेन बनाओ, तो वो चीज बन जाती है प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट द प्रोटीन। अब लिपिड किससे बनता है? आई थिंक ग्लिसरॉल सबने सुना होगा। तो ग्लिसरॉल जो है इज नथिंग बट लिपिड मॉलिक्यूल। और कह लो इन डिटेल अगर मैं जाऊं तो ईस्टर्स वगैरह जो बनते हैं, सोप्स वगैरह जिनसे बनते हैं, तो वो जो ईस्टर्स हैं दैट इज नथिंग बट द लिपिड मॉलिक्यूल। ओके, सो दैट इज, अगर इनको कंबाइन कर दोगे सो दैट दे विल बी लाइपोप्रोटीन। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So right answer is polynucleotide. Then question number 5, the term gene refers to portion of DNA molecule. Portion of DNA molecule. Correct. Option A is correct. Then centromere is a part of chromosome. हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेंट्रोमियर के अराउंड एक प्रोटीन होता है दैट इज काइनेटोकोर, जो सेल डिवीजन में स्प्लिट होता है ना, उसी से तो स्पिंडल फाइबर बाइंड होते हैं। So that is the kinetochore. Okay, let's take another set of question. You all can answer this 3. Okay, Bhavya is saying 7th का A. Okay, 8th is also A. Okay, 9th is D. Okay, let's understand all the questions. Duplication of chromosomes occurs actually before mitosis and meiosis. सब लोग भूल गए इंटरफेस? इंटरफेस पहला था, उसके बाद एमफेस था। डिपेंड करता है सेल के टाइप पे, एमफेस माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। तो सबसे पहले इंटरफेस में, यानी मियोसिस और माइटोसिस से पहले ही जो इंटरफेस का एस फेज था, व्हिच इज द सिंथेसिस फेज, उसी में डीएनए और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्चुअली डुप्लीकेट हो जाता है। अभी क्रोमोसोम का मीनिंग क्या हुआ? क्रोमोसोम इज नथिंग बट द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन का मीनिंग है डीएनए डुप्लीकेशन, और डीएनए डुप्लीकेशन कब होगा? एस फेज में। एस फेज किसका पार्ट है? इंटरफेज का। सो बिफोर माइटोसिस और मियोसिस ही वो डुप्लीकेशन हो जाता है। उसी डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल को या तो इक्वली डिवाइड करना है या तो रिड्यूस करवा के डिवाइड करना है। अगर वो सिर्फ एक ही बार डिविजन हो रहा है इक्वली, दैट इज माइटोसिस, और उसको रिड्यूस करवा के डिवाइड करवा रहे हो, दैट इज द मियोसिस। Okay, let's understand question number 8, mechanism ensuring genetic continuity. Option A is correct. अगर डॉटर सेल्स बनेंगे तभी जेनेटिक कंटिन्यूटी हो पाएगा, और दिए हुए सारे ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल आंसर।
Then question number 9, mitosis is a process of cell division in which there is actually retention of the same number of chromosomes in the daughter cells. तो जो इंटरफेस में यानी प्रिपरेशन के टाइम पे जो डुप्लीकेशन हुआ था वो डुप्लीकेशन यानी डबल कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए था, उसी डबल कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए को सेम सेट में इक्वली डिवाइड करना होता है. दैट इज द मेन एम ऑफ माइटोसिस. इसीलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिविजन भी बोलते हैं. Okay, everyone understood till here? Let's take few more questions. 5 और कर ले. Okay, cell cycle से related हम complete कर लेते हैं सारे questions. Okay, चलो take your time and answer 10 to 15. Okay, question number 10 B. Okay, so Bhavya is saying question number 10 का answer is metaphase. I need everyone to participate. You're not just here to listen. आपको participate करना होगा. Everyone. I'm expecting only chat answers. मुझे कॉल पे आके आंसर करने की जरूरत नहीं है. Okay, Bhavya, you are confused in A or B? 12th question में? Yes, ma'am. Okay. So many of you are not clear about cell cycle then? अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे means ये चैप्टर आपके लिए क्लियर नहीं है, ऐसा समझूं मैं? Is it so? You have to be honest, but everyone, I need opinion from everyone. Okay, let's discuss. इतने questions मैं अभी discuss कर लेती हूँ. So first question number 10 जो है stage of mitosis in which chromatids begin to separate. जो हमने देखा था कि chromosomes का separations जो हो रहा है to opposite direction में, ये किन में होता है? एनाफेज में. फर्स्ट में तो क्रोमोसोम बनता है यानी प्रोफेज पहला फेज है माइटोसिस और मियोसिस का, उसमें पहले तो अभी क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ. मेटाफेज में उसका अलाइनमेंट होता है. मेटाफेज प्लेट याद रखो, मेटाफेज प्लेट इज नथिंग बट द इक्वेटोरियल प्लेट जिसमें कि सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, उनका शो होता है और उसके बाद उनको सेपरेट किया जाता है प्रॉपरली इनटू 2 इक्वल हाफ्स. वो कब हो पाता है? इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज द एनाफेज. सो हेंस आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. Then question number 11 में which of the following phases occupy the longest period? देखो कभी भी याद रखना प्रिपरेशन, कहीं भी कोई भी तैयारी जो होती है वो हमेशा लंबी होती है. If you are taking more time in preparation, आपका रिजल्ट बेटर होगा. So that's why interphase is the preparatory phase. किसी भी सेल डिविजन में या सेल साइकिल में 2 फेजेस हैं, इंटर एंड एम. तो
तो अगर इंटरफेज में प्रिपरेशन प्रॉपरली होगा तभी एम फेज में न्यूक्लियर डिविजन प्रॉपर हो पाएगा. सो दैट्स व्हाई 11th क्वेश्चन का आंसर इज ए. सो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन सेल साइकिल, अगर कोई पूछे तो. दूसरी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. सबसे पहले प्रोफेज में ही सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल के अलावा बाकी सारी चीजें डिसअपियर होने लगती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है और अंदर का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्मा में आ जाता है. सो आई नीड एवरीवन टू रिकॉल ऑल योर क्लासेस जो हमने सीखा था. तो आंसर इज प्रोफेज. सो प्रोफेज खत्म होते होते जितना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यू अदर ऑर्गेनेल्स ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं. Then question number 13, manner of arrangement of genes in a chromosome. It is always linear. Linear का मीनिंग क्या है कि सपोज किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का जीन अगर A है तो जीन B, C, D सिमिलरली एक लाइन से होंगे. उनका कोई भी टाइप का जम्बलिंग और इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा. इट विल बी प्रॉपर लीनियर मैनर. Question number 14, progeny obtained from plant due to mitosis is clone. Does everyone understand cytoline, pure line? ये वर्ड समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही न्यू वर्ड है आपके लिए, साइटोलाइन. वो एक्सप्लेन करती हूँ. साइटोलाइन मीन्स सेल से यानी साइटोप्लाज्मा से अगर कोई चीज डेवलप की जा रही है उसको साइटोलाइन बोलते हैं. साइटोलाइन यूज किया जाता है एनिमल टिश्यू कल्चर के केस में. क्लोन जो है मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, एनी ऑर्गेनिज्म अपने स्पेशलाइज सेल को गैमीट की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं. बट अगर टेक्नोलॉजी वाइज आर्टिफिशियली पर्टिकुलर नॉर्मल सेल को, बॉडी के किसी भी रैंडम सेल के साइटोप्लाज्मा को यूज करके नया प्रोजेनी बनाने की कोशिश की जाए, दैट इज नथिंग बट द साइटोलाइन. वो भी क्लोन ही होता है बट वो नेचुरल नहीं है. प्योर लाइन मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी प्योर ब्रीड्स है वही हर जनरेशन में आ रहे हैं. लाइक प्योर ब्रीड डॉग, सपोज गोल्डन रिट्रीवर, ये प्योर ब्रीड है तो प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर की कई जनरेशंस ब्रीड होती जा रही हैं. इनब्रीड मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, दोस हु आर क्लोजली रिलेटेड, उनके बीच में ब्रीडिंग हो रही है प्योर लाइन मेंटेन करने के लिए. दैट इज द इनब्रीड. देन क्वेश्चन नंबर 15, एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 homologous chromosomes. ओके गुड. होमोलॉगस का मीनिंग था एक जैसे. तो एलिलिक जीन्स यानी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दो वर्जन, एक होता है डोमिनेंट वर्जन, एक होता है रेसेसिव, और दोनों ही डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों ही रेसेसिव होंगे. हमने मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये चीज समझी थी. तो यानी अगर एलील्स हैं किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दो रूप होंगे, तो वन फ्रॉम मैटरनल, वन फ्रॉम पैटर्नल. तो एक जैसे क्रोमोसोम्स पे ही एलिलिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं. So these are all the answers. आप लोग चाहो नोट डाउन कर लो. So I want everyone. I'm getting an impression कि बहुत सारे बच्चों को सेल डिविजन शायद नहीं आ रहा. Is it so? It has been more time. आपने पढ़ा नहीं खुद से या फिर आपके लिए डिफिकल्ट था ये चैप्टर? हरी अप, गिव मी योर आंसर. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी है. मैम बहुत टाइम हो गया ना पढ़े ना. Sorry. It's been more time since we studied it. Okay, so do your self study. You need next class to be doubt session for cell division, purely doubt session. आपके क्वेश्चंस में आंसर करूं, ऐसा कुछ करना है? If you want, so I'm ready for that. Okay, so think about it. Next class में आप लोगों को क्या करना है? सेल डिविजन पढ़कर आना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर फिर मैं आपको देने वाली हूँ, which is your आई थिंक सेकेंड चैप्टर सीरियल ऑर्डर वाइज जाते हैं. तो सेकेंड चैप्टर आपका हेरिडिटी आ जाता है. रिसेंटली पढ़ा है, इस पे टॉपिक काफी ज्यादा थे, वो बहुत लंबा चला हमारा चैप्टर. तो मुझे पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आप भूल गए होंगे. आई रियली वांट कि आपके पास वो डाउट्स हो. सो यू टेल मी कि सेल डिविजन का करें या हेरिडिटी का करें. यू वांट टू स्टडी एट योर ओन एंड देन आप डाउट्स लेकर आना चाहते हो, दैट देन आल्सो फाइन. यू नीड टाइम. आपको पढ़ना है पहले सेल डिविजन. मैम सेल्फ स्टडी करके डाउट पूछना. ओके, सो डू योर सेल्फ स्टडी. नेक्स्ट क्लास में क्या करो, सेल डिविजन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल डाउट्स हैं, कोई भी एक छोटा से छोटा पॉइंट जो आपको बात नहीं समझ में आई, ब्रिंग योर डाउट्स एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. फिर मैं आपको बाकी बचा हुआ जो एक्सरसाइज है पूरा एमसीक्यू फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. सो वी विल फिनिश दिस एमसीक्यू, होल एमसीक्यू इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, आई वोंट ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देन. आप पहले आपके डाउट्स लेकर आओ. वी विल वन बाय वन लुक इनटू द डाउट्स.
ओके चलो, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी बच्चे प्लीज डू योर हार्ड वर्क, आप पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में डू ब्रिंग ऑल द डाउट्स, ओके? तभी आपको भी मजा आएगा क्लास में बैठने में, अदरवाइज इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू। एंड होप टू सी यू सून इन पर्सन। हमारा ऑफलाइन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट आल्सो। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम।